अच्छा भाई, 2015 के पास्ट पेपर्स हमने वाइंड अप कर लिए थे। चार पास्ट पेपर्स। जो दो मैंने नहीं कराए वो इसलिए कि नहीं कराए क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम है, या तो 21 और 22 सेम है या तो 22 और 23 सेम है। तो लाइक बिल्कुल सेम टू सेम थे, तो दो दो ही मैंने। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं समर 2016 पेपर 22। अच्छा, अब से मैं ये करूँगा कि पहले पेज पे ना आप लोगों को वो टॉपिक्स लिख के दे दूंगा जो उस पेपर में आ रहे हैं। मतलब ज़्यादातर ये प्रोग्रामिंग वाले हैं, क्योंकि P2 थ्योरी तो आपका आएगा ही आएगा, उसे मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो प्रोग्रामिंग में इस पेपर में लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ था। उसके अलावा एरेज के कॉन्सेप्ट, ये तो ऑलमोस्ट हर जगह ही होगा। उसके अलावा फ्लो चार्ट भी आया था, स्ट्रक्चर चार्ट भी आया था, फाइल हैंडलिंग, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और ट्रेस टेबल। तो ये सारे टॉपिक्स आज इसमें कवर होंगे। अगर आप लोग करना चाहते हो तो बेशक आप लोग पहले इन सारे टॉपिक्स के एक बार नोट्स रिवाइज कर लो। उसके बाद साथ साथ मेरे पास पेपर खुद भी अटेम्प्ट करो। बेहतर यही है कि आप लोग जब क्वेश्चन आए तो पॉज करो, एक बार उसे समझ के खुद करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता तो ऑब्वियसली फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो वहां से आप समझ लो। अच्छा। और 2016 से ही इन्होंने ये अपेंडिक्स भी देना शुरू किया था, जो आपके पास लास्ट पेज पे सारी फंक्शंस की लिस्ट होती है। क्योंकि 15 वाले पेपर इतने कुछ खास structured नहीं थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो 16 से एक अपेंडिक्स भी आना शुरू हो गया था, और उसमें बिल्ट इन फंक्शंस की पूरी लिस्ट वगैरह एंड ऑल। तो खैर, पहला क्वेश्चन आपने बस ये बताना है कि सिलेक्शन है कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट, उसमें आइटरेशन है या असाइनमेंट है। सिलेक्शन क्या होता है? या तो इफ एल्स या तो किस। आइटरेशन क्या है? लूप्स, मतलब लूप से रिलेटेड कोई भी कंडीशन। असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट सिंपली बस असाइनमेंट ऑपरेटर जहाँ पे यूज हुआ हुआ है। तो हम देख लेते हैं अब। असाइनमेंट ऑपरेटर कर लो या इक्वल कर लो। अच्छा, माई स्कोर इज इक्वल टू 65। ऑब्वियसली असाइनमेंट हो रही है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद फॉर इंडेक्स वैल 0 to 99। 0 to 99, तो आइट्रेशन फॉर का लूप है। अच्छा, उसके बाद माई एरे 3 = मिड माई स्ट्रिंग 3, 2। तो यहाँ पे भी आप असाइनमेंट यूज कर रहे हो, क्योंकि आप असाइन कर रहे हो एरे की थर्ड इंडेक्स को एक मिड का फंक्शन। मिड के फंक्शन से मतलब जो भी चीज़ रिटर्न होगी एक स्ट्रिंग ही रिटर्न होगा। उसके बाद इफ माई स्कोर इफ है तो सिलेक्शन। उसके बाद एंड वाइल का भी यूज होता है, आइटरेशन में यूज होता है। उसके बाद एल्स मैसेज इज इक्वल टू एरर, तो एल्स कहाँ यूज होता है? सिलेक्शन में यूज होता है। तो इसमें आई डोंट थिंक कोई खास मसले वाली बात है। ये तो बिल्कुल बेसिक सूडो कोड का आपका स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद स्टेट द पर्पस ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द टेबल, डू नॉट यूज मैथमेटिकल सिंबल्स इन योर डिस्क्रिप्शन। तो आपने इन सारी स्टेटमेंट्स का पर्पस बताना है। पहली स्टेटमेंट का क्या पर्पस है? कि आप 65 असाइन कर रहे हो, 65 वैल्यू माई स्कोर की वेरिएबल को, तो ये लिख लो। ये बातें मेंशन करना जरूरी है कि आप 65 असाइन कर रहे हो माई स्कोर वेरिएबल को। सिर्फ यही नहीं लिखना कि असाइन असाइन 65 टू अ वेरिएबल या असाइन अ नंबर टू अ वेरिएबल। बताना है कि क्या असाइन हो रहा है और किसको असाइन हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइंस 65 टू वेरिएबल माई स्कोर। अच्छा, नेक्स्ट फॉर इंडेक्स वैल 0 to 99। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका एक लूप लग रहा है, फॉर लूप, और उसका लूप काउंटर स्टार्ट हो रहा है 0 से और एंड होगा 99 पे। और लूप विथ लूप काउंटर, लूप काउंटर का नाम क्या था? इंडेक्स वैल। स्टार्टिंग एट 0 एंड एंडिंग एट 99।
या फिर डायरेक्ट आप ये बात लिख लो कि फॉर लूप विद लूप काउंटर इंडेक्स वैल विच आइटरेट्स 100 टाइम्स। 100 टाइम्स आइटरेट कर रही है, ये बात भी आप लिख सकते हो। अच्छा, थर्ड, माई एरे थ्री इज इक्वल टू मिड माई स्ट्रिंग थ्री कॉमा टू। तो बेसिकली माई स्ट्रिंग में से आप एक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जो कि माई एरे, जो कि एक एरे है, उसके थर्ड इंडेक्स पे स्टोर होगा। साइन एन एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग। एक्सट्रैक्टेड स्ट्रिंग लिख लो और साथ बेशक उसके आप बता दो कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। कितने कैरेक्टर्स होंगे? 2 कैरेक्टर्स ऑफ 2 कैरेक्टर्स। थर्ड इंडेक्स ऑफ एरे माई एरे। ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ पे आ जाते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? इफ माई स्कोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 देन। तो बेसिकली आप एक कंडीशन चेक कर रहे हो कि माई स्कोर की वैल्यू 70 या 70 से ग्रेटर है या नहीं। तो इसे आप ग्रेटर देन इक्वल टू 70 को आप ये भी लिख सकते हो एटलीस्ट। हम ये भी लिख सकते हैं कि चेक्स इफ माई स्कोर इज एटलीस्ट 70। एटलीस्ट भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 69, ग्रेटर देन इक्वल टू 70, कुछ भी। चेक्स इफ वैल्यू ऑफ माई स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। अच्छा, नेक्स्ट, एंड वाइल। एंड वाइल क्या कर रहा है कि एक वाइल लूप का एंड मार्क कर रहा होता है बस। मार्क्स द एंड ऑफ अ वाइल लूप। उसके बाद एल्स माई मैसेज इज इक्वल टू एरर। तो एल्स क्या इम्प्लाई कर रहा होता है कि आपकी जो गिवन कंडीशन थी वो फॉल्स थी। तो अगर वो गिवन कंडीशन फॉल्स हो रही है तो हमने क्या करना है कि असाइन कर देना है एरर मैसेज को। अच्छा, इससे एक चीज़, इसे असाइनमेंट को भी आप टिक कर दो, क्योंकि हम यहाँ पे असाइनमेंट भी कर रहे हैं। सॉरी, मैं पहले भूल गया था। तो आपने क्या करना है कि वेरिएबल मैसेज के अंदर एरर स्टोर कर देना है अगर वो आपकी गिवन कंडीशन फॉल्स होती है। इफ गिवन कंडीशन इज फॉल्स, असाइन एरर टू वेरिएबल मैसेज। दैट्स इट। हफ्ते के 6 मार्क्स। अच्छा, उसके बाद इवेल्युएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन माय स्ट्रिंग हैज द वैल्यू अडैप्टिव मेंटेनेंस। मतलब कि अब ये पूरा स्ट्रिंग है आपके पास और आपने इवेल्युएट करना है इन एक्सप्रेशंस को। तो राइट क्या करता है, हम एक बार देख लेते हैं। राइट फंक्शन क्या करता है कि वो एक स्ट्रिंग की वैल्यू लेता है और उसके बाद जितने आपके पास नंबर गिवन है, राइट, लेट्स से, चलो इसी पे हम देख लेंगे। और ये एंड ऑपरेटर क्या करता है? ये दो स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करता है। तो बेसिकली हम कंकैटिनेट करें डी को और उसके बाद जो भी ये रिटर्न करेगा।
तो देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। राइट माई स्ट्रिंग 4, तो वो कह रहा है कि इस स्ट्रिंग में से राइट के 4 कैरेक्टर्स उठाओ। तो 1 2 3 4, सॉरी 4 कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द राइट। तो 1 2 3 4, ये हम राइट से उठा लेंगे और उन्हें कंकैटिनेट करेंगे डी के साथ। तो रिजल्ट हमारा क्या बनेगा, डांस। उसके बाद लेफ्ट, जिसके अंदर फिर से राइट कॉल हो रहा है, और उसके बाद 3। तो पहले हम देख लेते हैं राइट वाले पार्ट को, पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद उसकी बेसिस पे लेफ्ट वाले को सॉल्व करेंगे। राइट माई स्ट्रिंग 7, तो वो क्या कह रहा है, माई स्ट्रिंग के राइट मोस्ट 7 कैरेक्टर्स उठा लो। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टी ऑनवर्ड्स आपने सारे कैरेक्टर्स उठा के, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, TENANCE। अब इस पे हम लगा रहे हैं लेफ्ट, समझ आई। सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे, जो वो वैल्यू रिटर्न करेगा उसकी बेसिस पे हम सॉल्व करेंगे। अब इसको हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि यही लाइन लिखी हुई है, ये लाइन और ये लाइन लिखना इक्वलेंट है। तो इसमें से एक्सट्रैक्ट होंगे लेफ्ट के 3 कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट किए और लिख लिए 10। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी लंबा सा क्वेश्चन है। A team is designing a software system to monitor temperature in a process. अच्छा, to do this, the system needs to sample the temperature repeatedly. If the temperature exceeds a given limit, an alarm will sound. तो आपके पास एक कंडीशन गिवन है कि अगर आपके पास एक गिवन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, जो कि आप बार बार जिसकी रीडिंग ले रहे होगे, तो एक अलार्म ऑन हो जाएगा। द सिस्टम इज टू बी सॉफ्टवेयर बेस्ड, ऑब्वियसली। अच्छा, इट विल इंक्लूड अ सब रूटीन सैम्पल टेस्ट, सैम्पल टेम्प। सब रूटीन आपके पास क्या होता है, या तो कोई फंक्शन होता है या तो कोई प्रोसीजर होता है, जिसका नाम अभी सैम्पल टेम्प है। विच सैम्पल्स द टेम्परेचर एंड सेट्स द अलार्म स्टेट टू इधर ऑन और ऑफ। वो क्या कर रहा है, बार बार टेम्परेचर लिए जा रहा है और उसकी बेसिस पे या तो अलार्म को ऑन करता है या तो ऑफ करता है। द इनिशियल डिजाइन स्टेज विल प्रोड्यूस अ प्रोटोटाइप ऑफ सैम्पल टेम्प विद द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है कि देखो, पहले उसने आपके पास आपको पूरी कहानी बताई है कि एक ऐसा हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो कि क्या करेगा कि सेंसर से रीडिंग लेता जाएगा और उसकी बेसिस पे या तो अलार्म को ऑन करेगा या ऑफ करेगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि उसका एक इनिशियल डिजाइन बना रहे हैं। इनिशियल डिजाइन में हम एक यूजर इंटरफेस रख रहे हैं। इनिशियल डिजाइन में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि डेटा सेंसर से नहीं आ रहा, डेटा यूजर खुद इनपुट कर रहा है। बस ये बात उसने आपको समझाने की कोशिश की हुई। तो मतलब कि अभी जो डिजाइन होगा उसमें हम इनपुट लेंगे, हम किसी सेंसर से डेटा नहीं ले रहे। और बाद में लेट से अगर जब ये प्रोग्राम फर्दर डेवलपमेंट में जाता है, उसके बाद यूजर इंटरफेस की जगह वो सेंसर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश दी हुई है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में एक सेकेंड, एक बार आगे देख लेते हैं। ठीक है, इसका सूडो कोड ही लिखना है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में क्या हो रहा है कि इफ द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड वैल्यू, अगर टेम्परेचर एक्सीड नहीं करता तो अलार्म ऑफ होगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू लेनी है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस से हमें क्या समझ आ रही है, थ्रेशोल्ड जो होगा वो रियल होगा। उसके बाद इनपुट सेंसर वैल्यू, सेंसर वैल्यू है होल नंबर। होल नंबर से हमें क्या पता चल रहा है कि ये इंटीजर होगा। अच्छा, उसके बाद मल्टीप्लाइज द सेंसर वैल्यू बाय कन्वर्जन फैक्टर ऑफ दिस टू गिव द टेम्परेचर। तो हम सेंसर वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इफ द टेम्परेचर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट अलार्म स्टेट टू ऑन। यहाँ पे एक और इफ कंडीशन आ गई जिसकी बेसिस पे अलार्म ऑन होगा। इफ द टेम्परेचर एक्सीड्स थ्रेशोल्ड वैल्यू, आउटपुट मैसेज ये। आपने अलार्म को भी ऑन करना है और आपने आउटपुट ये मैसेज भी करना है। इफ द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड द वैल्यू, ये समझ लो अब एल्स आ गया। एल्स में क्या हो रहा है, आउटपुट मैसेज टेम्परेचर ओके, उस केस में ये टेम्परेचर, ये आउटपुट हो जाएगा कि टेम्परेचर ओके। अच्छा, आपके पास आइडेंटिफायर्स गिवन है, आपने उनकी डेटा टाइप्स बतानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं अलार्म स्टेट। अलार्म स्टेट
सेट अलार्म स्टेट टू ऑफ था। हाँ ये रहा, या तो ऑन था या तो ऑफ था। जब आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हो तो हम क्या यूज करते हैं? बूलियन। और डिस्क्रिप्शन हम इसकी लिख देते हैं अलार्म स्टेट इधर ऑन और ऑफ। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा, उसके बाद सेंसर वैल्यू। तो इनपुट है सेंसर वैल्यू, उसने होल नंबर कहा था, होल नंबर का मतलब इंटीजर। अच्छा, इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू इनपुट बाय यूजर फॉर द सेंसर। उसके बाद रहती है थ्रेशोल्ड वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू अगर आप देखो, उसने कहा था 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस का क्या मतलब है? रियल। अच्छा, इसकी डिस्क्रिप्शन हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर थ्रेशोल्ड टू कंपेयर। कंपेयर विद। उसके बाद आ जाता है टेम्परेचर। अच्छा, इफ टेम्परेचर, ठीक है, मल्टीप्लाई विद द सेंसर वैल्यू बाय दिस। टेम्परेचर को भी आपने रियल रखना है। उसकी वजह, वजह यह है कि अब आपने सेंसर वैल्यू, जो कि एक होल नंबर तो है, लेट्स सेंसर वैल्यू है 5, लेकिन टेम्परेचर जो है वो कब आएगा? जब 5 को 1.135 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ऑलमोस्ट हर बार जो है ये एक डेसिमल वैल्यू ही आ रही होगी। तो उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना इज नॉट फिजिबल। मतलब कि फ़ायदा नहीं है कि वो फजूल में वैल्यू राउंड ऑफ हो जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। तो बेहतर है कि आप उसे रियल ही लो। उसने आपको ये रियल वैल्यू से मल्टीप्लाई ही इसलिए करवाया ताकि आप टेम्परेचर को भी रियल में स्टोर करो। अच्छा, इसे हम लिख लेते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर। ये कहाँ से कैलकुलेट हो रही है? सेंसर वैल्यू से। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। राइट सूडो कोड इक्वल टू द स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। अब आपने इसी स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का सूडो कोड लिखना है। यूज द आइडेंटिफायर्स फ्रॉम द टेबल इन पार्ट ए। आपने ये वाले आइडेंटिफायर्स यूज करने हैं। इसके लिए 3 लाइंस हम छोड़ देते हैं डिक्लेरेशंस के लिए। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने इनपुट्स लेने हैं। इनपुट लिया इफ द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड वैल्यू। टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड वैल्यू, सेट अलार्म टू ऑफ। तो हम सबसे पहले 3 लाइंस छोड़ देते हैं। 3 लाइंस के बाद इनिशियली हम अलार्म स्टेट को फॉल्स, हमने भी अलार्म स्टेट को फॉल्स रखा हुआ है ताकि अलार्म अभी फिलहाल बंद ही रहे। उसके बाद हमने दोनों वैल्यूज इनपुट लेनी है। इनपुट सेंसर वैल्यू। दोनों वैल्यूज इनपुट लेने के बाद अब हमने कैलकुलेट करना था टेम्परेचर। इनपुट ले ली, आपने मल्टीप्लाई करना है सेंसर वैल्यू को 1.135 से। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू सेंसर वैल्यू इंटू 1.135। टेम्परेचर इज इक्वल टू सेंसर वैल्यू
मल्टीप्लाइड बाय 1.135। अब आपके पास आ गई टेम्परेचर वैल्यू। अब हमने लगाने हैं कंपैरिजंस। कंपैरिजंस के लिए हम क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। इफ द टेम्परेचर एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड वैल्यू, तो हमने अलार्म को ऑन कर देना है और आउटपुट करना है। इफ टेम्परेचर एक्सीड्स, एक्सीड का क्या मतलब है, ग्रेटर देन। उसने ये नहीं कहा कि एक्सीड भी करे या इक्वल हो, उसने सिर्फ एक्सीड कहा है, तो ग्रेटर देन यूज करेंगे हम। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं कर सकते। थ्रेशोल्ड वैल्यू, उस केस में हमने क्या करना है, पहले हमने अलार्म स्टेट को ऑन करना है। साथ ही हमने आउटपुट करना है। टेम क्या लिखा हुआ था, आउटपुट टेम्परेचर अलार्म, और इफ द टेम्परेचर डज नॉट एक्सीड द वैल्यू, उस केस में हमने करना है टेम्परेचर ओके, आउटपुट टेम्परेचर अलार्म, वरना हमने आउटपुट करना है टेम्परेचर ओके। और एंड इफ को हम लोग कर देंगे एंड इफ। अब डिक्लेरेशंस कर लेते हैं। डिक्लेयर अलार्म स्टेट बुलियन, अलार्म स्टेट एज बुलियन। उसके बाद हमारे पास दो रेल थे, डिक्लेयर थ्रेशोल्ड वैल्यू और टेम्परेचर, कॉमा टेम्परेचर। इनको हम डिक्लेयर कर देंगे रेल। और उसके बाद हमारे पास सेंसर वैल्यू था इंटीजर, डिक्लेयर सेंसर वैल्यू एज इंटीजर। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको काफ़ी ध्यान से सुनना। मैं कोशिश करूंगा कि इसको आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई कर दूं। अच्छा ये, हाँ ठीक है, ये लीनियर सर्च वाला है। अच्छा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, उसके बाद आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कोशिश करो कि ये खुद एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। हो जाएगा सॉल्व, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपने ब्लैंक्स फिल करनी है आगे पीछे। एक बार पूरा कोड पढ़ो, उसके बाद उसका कॉन्टेक्स्ट समझो, फिर आपसे मोस्टली ब्लैंक सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, साथ साथ समझा भी रहा हूँ कि क्यों कोई एक चीज़ हो रही है। स्ट्रिंग encryption function is needed. The encryption uses simple character substitution method. In this method, a new character substitutes each character in the original string. This will create an encrypted string. Encrypted string होता क्या है कि लेट से मैं अगर हेलो लिख रहा हूँ, ये लास्ट पास पेपर में हमने किया था, तो हेलो की जगह कोई रिप्लेसमेंट आ जाए, लेट से KNAAB। अब एल की रिप्लेसमेंट ए है, ओ की रिप्लेसमेंट बी है। तो एक हमने ऐसा का फॉर्मूला डिवाइस करना है कि जिसकी बेसिस पे कोई भी स्ट्रिंग किसी और स्ट्रिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाए, सब्स्टिट्यूट हो जाए। इसे हम कहते हैं कैरेक्टर सब्स्टिट्यूशन इंक्रिप्शन। उसके बाद द सब्स्टिट्यूशन यूजेस 7 बिट ASCII वैल्यू फॉर ईच कैरेक्टर। बस वो ये बताना चाह रहा है कि आप ASCII वैल्यू यूज करते हो, 7 बिट लिखने का कोई खास मकसद नहीं था। अच्छा, दिस वैल्यू इज यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर 1D array लुकअप। अब इस चीज को समझ,
कि वो एक आस्की वैल्यू को यूज कर रहा है एक एरे का इंडेक्स के तौर पे, विच कंटेन्स द सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ। पहले अगली लाइन पढ़ लेते हैं। Lookup contains an entry for each of the ASCII value. It may be assumed that the original string and the substitute characters are all printable. ठीक है, हम एक बार लुकअप को देखते हैं कि लुकअप किस तरह का है। लेट्स से एक एरे है हमारे पास, और मेरा इनपुट स्ट्रिंग है ABC, और ये लुकअप के इंडेक्सेस पड़े हुए हैं 65 66। मतलब इससे पीछे भी इंडेक्सेस हैं, इससे आगे भी हैं, हम सिर्फ ये पार्ट उसका इस पार्ट में इंटरेस्टेड है। 67 68 69 70। यहाँ पे लेट से पड़ा हुआ है के, यहाँ पे पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे पड़ा हुआ है एफ, यहाँ पे एल, यहाँ पे ओ, यहाँ पे लेट से पड़ा हुआ है सी। तो ये जो इंक्रिप्शन है ये करेगी क्या, कि ये आपसे इनपुट स्ट्रिंग लेगी, उसमें से इस कैरेक्टर को निकालेगी और इस कैरेक्टर की आस्की देखेगी। ए की आस्की क्या होती है, ए की आस्की होती है 65, बी की 66, सी की 67 एंड सो ऑन। तो ए की आस्की अब क्या है 65। तो वो अब जाएगा लुकअप के पास जो कि ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, ऑलरेडी जिसमें वैल्यूज पड़ी हुई हैं, हम यही एज्यूम करें कि लुकअप के अंदर ऑलरेडी वैल्यूज पड़ी हुई हैं। वो लुकअप के पास जाएगा 65th इंडेक्स पे, 65th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वो उसको आउटपुट कर देगा ए की रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो ये आ गई ए की रिप्लेसमेंट। उसके बाद बी, बी का इंडेक्स है 66। तो वो सबसे पहले बी को आस्की फंक्शन से कन्वर्ट करेगा एक नंबर में, एक इंडेक्स में जो कि है 66। फिर वो उसको प्रिंट कर देगा जो भी 66 पे वैल्यू पड़ी हुई, तो ये हो जाएगी जी। उसके बाद सी, वो सी को भी आपको मैं अपेंडिक्स में फंक्शन दिखा दूंगा, आस्की के नाम से होगा या ए एस सी के नाम से होगा। उसमें जब हम सी को डालेंगे तो वो एक वैल्यू रिटर्न करेगा 67। अब हमने क्या करना है, हमने लुकअप पे 67 पे जाना है। लुकअप पे 67 पे जब हम जाएंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी एफ। तो ये जो एफ कैरेक्टर है ये सी का रिप्लेसमेंट है, तो हम इसको भी प्रिंट कर लेंगे। तो हमारा ए बी सी इनक्रिप्ट हो गया है KZF में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब उसने भी आपको एक एग्जांपल दी हुई है कि ए की आस्की वैल्यू है 65 और एरे एलिमेंट पे 65 पे पड़ा हुआ है वाई कैरेक्टर। तो वाई जो है वो ए की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इसी तरह हर आस्की वैल्यू का एक सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर पड़ा हुआ है। अच्छा, प्रोग्रामर फंक्शन लिख लेता है इनक्रिप्ट स्ट्रिंग का, टू रिटर्न द इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग दिस फंक्शन विल रिसीव टू पैरामीटर्स। दो पैरामीटर्स लेगा, ओरिजिनल, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, और एक वन डी आर ए लेगा। वन डी आर ए का नाम क्या है, लुकअप। तो वो एक प्लेन टेक्स्ट फंक्शन, प्लेन टेक्स्ट स्ट्रिंग का वेरिएबल लेगा जिसके अंदर आपका वो गिवन स्ट्रिंग है जिसको हमने इनक्रिप्ट करना है, और वन डी आर ए लेगा जिसका नाम है लुकअप, और उस बेसिस पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, इनक्रिप्ट स्ट्रिंग। अब इसके हम पैरामीटर्स लिख लेते हैं, दो पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है लुकअप विच इज एन एरे। दूसरा पैरामीटर है प्लेन टेक्स्ट विच इज एन विच इज ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद वो कोई डिक्लेरेशंस कर रहा है, और डिक्लेरेशन को हम लोग बाद में देख लेंगे। दो नए कैरेक्टर्स डिक्लेयर कर रहा है, उसके बाद ओल्ड चार वैल्यू डिक्लेयर कर रहा है। तो ये सारे खैर हम देखते हैं, पहले हम थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझ लें, हमें समझ आ जाएगी कि ये क्यों। इनिशियलाइज द रिटर्न स्ट्रिंग, उसने आपको कमेंट से बताया हुआ है इनिशियलाइज द रिटर्न स्ट्रिंग। रिटर्न स्ट्रिंग को हमेशा हम इनिशियलाइज करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो आउट स्ट्रिंग हमारा रिटर्न स्ट्रिंग है, इतना हमें पता है। तो आउट स्ट्रिंग को हम इनिशियलाइज कर देंगे, एक इनिशियल वैल्यू दे देंगे ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, ताकि इसके अंदर हम अब बाकी सारे स्ट्रिंग को ऐसा ऐसा इंक्रिप्ट करके इसमें डालते जाएं। उसके बाद लूप थ्रू प्लेन टेक्स्ट टू प्रोड्यूस आउट स्ट्रिंग।
आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट से लूप थ्रू करना है आउटस्ट्रिंग बनाने के लिए। तो हमें लूप कितने का लगाना चाहिए, फर्स्ट से लेके लास्ट कैरेक्टर का? एक बार हम अपेंडिक्स देख लेते हैं। इसे हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से यूजफुल फंक्शन है। एक ये हमारे पास यूजफुल फंक्शन है आस्की। क्या करता है, आप उसको कोई भी कैरेक्टर दो, वो उसका आस्की वैल्यू रिटर्न कर देता है। सेकेंडली हमारे पास लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करेगा कि आप उसे कोई भी स्ट्रिंग दोगे तो वो उसकी लेंथ आपके पास रिटर्न कर देगा। जब उसकी लेंथ रिटर्न हो जाएगी तो आप उसी की बेसिस पे एक लूप लगा सकते हो। क्या हो गया? तो हमारा लूप कितने का लगना चाहिए, 1 से लेके? लेंथ ऑफ प्लेन स्ट्रिंग, प्लेन टेक्स्ट सॉरी, 1 से लेके प्लेन टेक्स्ट की लेंथ तक लगेगा ताकि बारी बारी हर कैरेक्टर को हम लोग इनक्रिप्ट कर सकें। उसके बाद ओल्ड चार। ओल्ड चार आपके पास क्या कर रहा है कि वो आपके पास नेक्स्ट कैरेक्टर उठाता है, जिसे हम कहते हैं कैरेक्टर आइसोलेशन। वो बारी बारी हर कैरेक्टर को आइसोलेट कर रहा है। अब देख लेते हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है। हम लोग समझते हैं कि हमारा प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू है हेलो। चलो हेलो बहुत क्लीश हो गया बार बार यूज कर करके, पेपर्स ड्रॉप कर लेते हैं इसको। अब हमें पेपर्स डॉक में से मुझे कुछ इस तरह का करना है कि पहली आइटरेशन पे मेरे पास पी आए, दूसरी आइटरेशन पे मेरे पास ए आए, थर्ड पे मेरे पास फिर से पी आए, फोर्थ पे ई आए, आर आए, फिर एस आए। तो मुझे कोई ऐसा जनरलाइज्ड फंक्शन बनाना है ताकि हर बार ओल्ड चार की वैल्यू अगली होती जाए। मतलब कि सबसे पहले ओल्ड चार की वैल्यू पी होनी चाहिए, फिर ए, फिर पी, इस तरह। तो ये हम किस तरह अचीव कर सकते हैं, ये हम अचीव कर सकते हैं मिड फंक्शन से। मिड फंक्शन से कैसे, पहले देख लो। अगर मैं लिखूं मिड प्लेन टेक्स्ट कॉमा एन कॉमा 1, मिड फंक्शन को देख लेते हैं। मिड फंक्शन के पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला पैरामीटर होता है आपके पास आपका गिवन स्ट्रिंग जिसमें से आपने कोई वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। दूसरा पैरामीटर होता है आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट, कि आपने स्टार्ट कहाँ से करना है। तीसरा पैरामीटर होता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, कि आपने वहां से आगे कितनी लेंथ का स्ट्रिंग उठाना है। अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है जो हर बार अपनी आइटरेशन अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, वो है एन। एन स्टार्ट होता है 1 से और एन जाएगा जितनी आपकी लेंथ है, लेट से 10। 1 से 10 तक एन हर आइटरेशन पे जाएगा, हर वैल्यू पे जाएगा। तो हम एन को यूज कर सकते हैं, एन को मिड के अंदर यूज कर सकते हैं ताकि हम बारी बारी हर स्ट्रिंग को उठा सकें। और हर स्ट्रिंग में से हमें सिर्फ एक कैरेक्टर चाहिए तो हम लेंथ को सेट कर देंगे 1 पे। चलो हम लगा के देखते हैं। पहली आइटरेशन पे आप लोग खुद भी इसे कैलकुलेट करो। अगर हम ये स्ट्रिंग लें, इस स्ट्रिंग पे हम मिड अप्लाई करें, मिड एस टी आर, प्लेन टेक्स्ट में पढ़ा हुआ है तो प्लेन टेक्स्ट कॉमा 1 कॉमा 1, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, स्टार्टिंग पॉइंट 1 है ना, और सिर्फ एक कैरेक्टर उठाओ, लेंथ क्या है 1। तो ओल्ड चार के अंदर क्या चला जाएगा, पी। चलो उसके बाद जो भी हम उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो आगे देखेंगे। उसके बाद एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 2। तो फिर से जब ये मिड का लगेगा, वो क्या कहेगा, मिड लगाओ पेपर्स डॉग पे, स्टार्टिंग वैल्यू होनी चाहिए 2, लेंथ होनी चाहिए 1। 1 लेंथ का क्या मतलब है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर उठाओ, कहाँ से उठाओ, सेकंड इंडेक्स से। दूसरी दूसरी वैल्यू क्या होगी उल्ट चार की, ए। इसी तरह तीसरी वैल्यू, जब एन की वैल्यू 3 हो जाएगी तो पी। तो हम बारी बारी हर कैरेक्टर को आइसोलेट कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। इस चीज को याद रखो क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होती है स्ट्रिंग्स वगैरह के अंदर। आपने नेक्स्ट कैरेक्टर उठा लिया, उसके बाद ओल्ड चार वैल्यू। अब ओल्ड चार वैल्यू क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि उस कैरेक्टर की आस की वैल्यू निकालो।
तो आज की वैल्यू निकालने के लिए हमने अभी फंक्शन देखा था ASC। ASC में मैं क्या पैरामीटर दूंगा? मुझे किसकी आज की वैल्यू चाहिए? ओल्ड कैरेक्टर की चाहिए। तो ओल्ड 4। अब मेरे पास ओल्ड कैरेक्टर की आज की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने न्यू चार कैलकुलेट करना है, न्यू चार फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है? चलो लेट से कि अपने स्ट्रिंग को मैं फिर से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ फॉर सिंप्लीफिकेशन। लेट से हमारे पास है स्ट्रिंग ABC। सबसे पहले ओल्ड चार में वैल्यू क्या जाएगी? A। ओल्ड चार के अंदर पड़ा हुआ है A। तो ओल्ड चार वैल्यू के अंदर क्या वैल्यू होगी? 65 होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ASCII ऑफ A इज 65। तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि न्यू चार के अंदर के चला जाए? 65 65th इंडेक्स है। मैं कह सकता हूँ लुकअप का 65th इंडेक्स देख लो। न्यू चार इज इक्वल टू लुकअप विद एन इंडेक्स ऑफ 65, सॉरी 65 नहीं, ऑफ ओल्ड चार वैल्यू। ताकि जो भी कैरेक्टर वैल्यू आप कैलकुलेट करो, उसी इंडेक्स पे जाके लुकअप से वो वैल्यू निकाल लो, और वो स्टोर हो जाएगी हमारे पास न्यू चार में। अब हमने इसे आउटस्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है। तो अब चलो, न्यू चार में क्या वैल्यू होगी? न्यू चार में वैल्यू आ जाएगी के। अब हमने के को आउटस्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना है ताकि हमारा एक स्ट्रिंग बिल्डअप होता जाए। तो हम लिख लेंगे आउटस्ट्रिंग इज इक्वल टू आउटस्ट्रिंग कंकैटिनेटेड विद न्यू चार। उसके बाद एंड फॉर। तो बेसिकली यही लूप चलता जाएगा चलता जाएगा, जितने कैरेक्टर्स हैं उतनी ही बार लूप चला के वो आउटस्ट्रिंग में कंकैटिनेट करता जाएगा। लूप आपका खत्म हुआ और फंक्शन खत्म हुआ, इन दोनों के दरम्यान में क्या एक चीज होनी चाहिए? फंक्शन है तो हमें रिटर्न करना है, एक स्ट्रिंग ही रिटर्न करना है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? आउटस्ट्रिंग। अब आ जाते हैं डिक्लेरेशन पे। अब हमें पता है कि सबकी क्या क्या डेटा टाइप है, उसी हिसाब से डिक्लेरेशन कर लेते हैं। आउटस्ट्रिंग की क्या डेटा टाइप है? चलो वो तो गिवन है, स्ट्रिंग। ओल्ड चार वैल्यू की क्या डेटा टाइप है? ओल्ड चार वैल्यू में आज की वैल्यू स्टोर हो रही है, तो ऑब्वियसली इंटीजर होगी। ओल्ड चार की क्या डेटा टाइप है? कैरेक्टर। न्यू चार की क्या डेटा टाइप है? कैरेक्टर। तो जो दो कैरेक्टर वाले हैं उसमें आ जाएगा ओल्ड चार और न्यू चार। और ओल्ड चार वैल्यू हमारे पास आ जाएगा इंटीजर। इंटीजर। क्वेश्चन कंप्लीट। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और काफी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें थी इसमें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिक्सअप हुए हुए थे। इसमें आप स्ट्रिंग मैनिपुलेशन भी कर रहे हो, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के साथ आप कैरेक्टर को आइसोलेट भी कर रहे हो, आइसोलेट करके उसके ऊपर फिर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, मतलब कि सॉरी, आइसोलेट करके फिर उसके ऊपर आप फंक्शन लगा रहे हो, और उसके बाद फिर एरेज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद additional code needs to be written to allow the user to change some of the characters in the array lookup। अब आपने क्या करना है? वो कह रहा है कि array lookup में चीज़ों को चेंज करना है। the user will input the array start position। यूजर array की start position input करेगा। the number of elements to change each new substitute character। अच्छा, ठीक है। to declare array lookup, ठीक है, starting position number to change n और new character। ठीक है, पहले हम, चलो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि आपने एडिशनल कोड लिखना है ताकि लुकअप एरे में आप कैरेक्टर्स को चेंज कर सको। उसके लिए यूजर क्या क्या इनपुट करेगा? यूजर सबसे पहले इनपुट करेगा एरे की स्टार्टिंग पोजीशन। फिर से अगर मैं 65 इनपुट करता हूँ, फिर वो इनपुट करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि आपने कितने एलिमेंट्स चेंज करने हैं। लेट्स से मैं 3 एलिमेंट्स कह देता हूँ। फिर वो क्या करेगा कि आपसे इनपुट लेता जाएगा और जितने कैरेक्टर्स हैं उन्हें चेंज करता जाएगा। तो कुछ इस तरह से होगा। मैं कह रहा बना देता है। लेट्स से हमारे पास लुकअप की एरे है।
65 इंडेक्स, 66, 67, 68 से पीछे और आगे भी हैं। यहाँ पे लेट से पड़ा हुआ है, के पड़ा हुआ था पहले, के रखा हुआ था, मैं यहाँ पे जी रखा हुआ था, यहाँ पे एल था, यहाँ पे ओ था आई थिंक। अच्छा है। अब यूजर कह रहा है कि मैंने लुकअप में से ना 65 कैरेक्टर, 65 सिर्फ इंडेक्स से स्टार्ट करना है और 3 कैरेक्टर्स को मैंने चेंज कर देना है। तो हम कहते हैं ठीक है, आ जाओ। फिर हम उनसे कहते हैं कि इनपुट करो आप। 3 बार इनपुट मांगेंगे हम उनसे। लेट से वो सबसे पहले इनपुट करता है एफ। तो हम क्या करेंगे, के को रिप्लेस कर देंगे एफ से। फिर हम सेकंड टाइम इनपुट मांगेंगे। सेकंड टाइम वो लेट से इनपुट करता है एम। तो हम जी को रिप्लेस कर देंगे एम से। थर्ड टाइम फिर से इनपुट मांगेगा। लेट से इस बार इनपुट आता है ए। तो वो एल को रिप्लेस कर देगा ए से। तो ये 3 बार चलना चाहिए लूप। 3 बार चलेगा, उसके बाद खत्म। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दो अप्रोचेज हैं। हम लोग देखते हैं कि ज़्यादा आसान जिस तरह हो मैं आपको उस तरह कराऊँ। खैर, एट द एंड द प्रोग्राम विल फाइनली आउटपुट अ कंफर्मेशन मैसेज एंड मेक कंफर्मेशन मैसेज आपने आउटपुट कर देना है। अच्छा, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द एल्गोरिथम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट ऑन द फॉलोइंग पेज। ठीक है, आपके पास एक फ्लो चार्ट भी गिवन है, उससे काम आसान हो जाएगा। राइट प्रोग्राम कोड हमारे पास होता नहीं, सूडो कोड होता है टू डिक्लेयर द एरे लुकअप। अब हमने लुकअप को डिक्लेयर करना है, तो इसका हम सूडो कोड देखते हैं। डिक्लेयर लुकअप एज एरे इंडेक्सेस पे मैं बाद में आता हूँ ऑफ कैरेक्टर। अच्छा, अब हमें इंडेक्स का नहीं पता कि 1 से स्टार्ट तो होगा, एंड कहाँ से होगा। तो इसके लिए हम एक डिटेल देखते हैं, ऊपर क्वेश्चन में हमें गिवन थी, उसकी बेसिस पे हमें ये बात समझ आ सकती है। उसने कहा द सब्स्टिट्यूशन यूजेस 7 बिट आस्क की वैल्यू। 7 बिट का क्या मतलब होता है, P1 तो पड़ा हुआ है ना। 7 बिट का आपके पास मतलब आ जाता है कि 127, 0 to 127। 7 बिट आपके पास कितना रिप्रेजेंट कर सकता है, 0 से लेके 127 तक। इससे ज्यादा आप 7 बिट में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। बात समझ में आई। तो अगर आपके पास उसने 7 बिट आस्क की वैल्यूज कह दिया है, तो इसका मतलब है कि आप या तो 0 से 127 लिखो, या फिर आप लिखो 1 से 128। इन दोनों में से कोई एक बात आपने लिखनी है। तो 1 से 128 भी लिखो, वो भी ठीक है। 0 से 127 लिखो तो वो भी ठीक है। तो हम 1 से 128 लिख लेते हैं। 7 बिट का मतलब ही आपके पास है 128 वैल्यूज। तो 128 वैल्यूज की लुकअप एरे हो जाएगी। क्लियर। अच्छा, write program code to implement the flowchart design. In addition to the lookup array, assume that the following variables have been declared. हम ये assume कर रहे हैं कि ये चारों वेरिएबल्स डिक्लेयर हो चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर लेंगे अपने कोड में। हमने सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन इनपुट की, नम टू चेंज इनपुट किया। तो बेसिकली हमारे पास लेट्स से स्टार्टिंग पोजीशन 65 है, नम टू चेंज 3 है। एन को हमने 0 डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दिया। फिर हमारा लूप स्टार्ट हुआ। लूप क्या कहेगा कि अपना सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर दो, आउटपुट प्रॉम्प्ट। सबसे पहले आपने प्रॉम्प्ट आउटपुट करना है, उसके बाद इनपुट लेना है। तो प्रॉम्प्ट भी देना है, इनपुट भी लेना है। इनपुट लिया। इनपुट के बाद हमने एरे के उस एलिमेंट पे, लेट्स से अगर हम हमारा लूप पहली बार चल रहा है तो 65 पे, अगर लूप दूसरी बार चल रहा है तो 66 पे, लूप तीसरी बार चल रहा है तो 67 पे, हमने वो वैल्यू असाइन कर देनी है इन लुकअप एरे। लुकअप यहाँ पे उसका इंडेक्स देंगे और उसे वैल्यू असाइन कर देंगे। फिर हमने ये चीज़ चेक करनी है कि n इज इक्वल टू नम टू चेंज -1। तो n बेसिकली हमारा एक काउंट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, अगर वो नम टू चेंज -1 के इक्वल हो जाता है तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर नहीं होता तो हम n को इंक्रीमेंट करेंगे और दोबारा लूप के अंदर आ जाएंगे। आई होप ये क्लियर है। तो बेसिकली हम
एन यूज कर रहे हैं ये चीज ट्रैक करने के लिए कि हमारे कितने नंबर्स को हमने चेंज कर लिया है। जैसे ही वो नंबर नम टू चेंज -1 के इक्वल होगा, ये भी हम देखते हैं कि नम टू चेंज -1 के इक्वल क्यों, क्योंकि हमने देखो करंट इंडेक्स भी तो चेंज करना है ना। तो अगर हमारे पास 65, 66, 67 है, तो इस केस में एन की वैल्यू जैसे ही 2 होगी तो हम लोग एग्जिट कर देंगे, क्योंकि पहला तो होना ही होना है, उसके बाद एन की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। इसको हम लोग एक बार ड्राई रन कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने आउटपुट कर देना। तो खैर सबसे पहले इनपुट्स लेते हैं। इनपुट स्टार्टिंग पोजीशन, इनपुट नम टू चेंज। इनपुट नम टू चेंज। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमने एन को इनिशियलाइज कर देना है जीरो से। एन को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। अब इसके बाद हमने लूप स्टार्ट करना है। तो लूप हम लगा लेते हैं। आप यहाँ पे फॉर भी लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो, आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। फॉर एन इक्वल्स टू, बल्कि एक काम करते हैं, बल्कि चलो इसी तरह 0 टू नम टू चेंज। आप लोग चाहो तो यहाँ पे रिपीट एंटिल भी लगा सकते हो, आप लोगों को जो ज़्यादा ठीक लगे। -1, मैंने जीरो और नम टू चेंज -1 क्यों किया, क्योंकि मेरे पास ये दो कंडीशन है। एन का स्टार्टिंग पॉइंट जीरो है और एंडिंग पॉइंट नम टू चेंज -1 है। तो मैंने उसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बता दिया। बेशक इसको आप ना लिखो। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट करना है यूजर को। तो आउटपुट एंटर न्यू कैरेक्टर। उसके बाद हम लोग इनपुट ले लेते हैं न्यू कैरेक्टर में। इनपुट लेने के बाद अब हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे हमने देखना है कि लुकअप में कैसे चेंजेस आ रहे होंगे। तो एरे बना लेते हैं फिर से। 65, 66, 67, 68 और एन की वैल्यू है फिलहाल 0। तो अब हमने क्या करना है, हमने 65 को चेंज करना है। तो लुकअप के अंदर होना चाहिए किसी भी तरह से 65। इसको हम लोग दे देंगे न्यू कैरेक्टर। लुकअप के अंदर 65 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक जनरलाइज तरीका बताना है मैंने। सबसे पहले लुकअप में 65 होना चाहिए। लुकअप के यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए स्टार्ट में 65 पे, उसके बाद 66 पे, उसके बाद 67 पे। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है कि एन की वैल्यू जीरो है और एन की वैल्यू हमेशा चेंज होती जाएगी। पहले जीरो होगी, उसके बाद वन होगी, उसके बाद टू होगी। टू होने के बाद वो एग्जिट कर देगी। तो मैं क्या, और मुझे स्टार्टिंग पोजीशन भी पता है, स्टार्ट पोजीशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ, स्टार्ट पोजीशन प्लस एन। अब इससे क्या होगा, स्टार्ट पोजीशन तो कांस्टेंट है हमेशा 65, 65 पे ही रहेगा। तो पहली इटरेशन पे क्या होगा, के चेंज हो जाएगा। के चेंज होने के बाद अब एन की वैल्यू हो गई है 1। स्टार्ट पोजीशन अभी भी 65 है। दूसरी आइट्रेशन पे लुकअप के अंदर क्या चेंज हो रहा है, लुकअप के अंदर कैलकुलेट हो रहा है 65 प्लस 1, 65 प्लस 1 66। तो जी की जगह पे चेंज आएगा। उसके बाद एन की वैल्यू हो जाएगी 2। स्टार्ट पोजीशन अभी भी 65 है। तीसरी आइट्रेशन पे क्या चेंज होगा, 65 प्लस 2 विच इज 67। तीसरा भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद नम टू चेंज हमारे पास क्या था, 3। 3 - 1 क्या होता है, 2। एन की वैल्यू हो गई 2। तो हमारा लूप हो जाएगा एग्जिट, यहाँ से आगे चलेगा ही नहीं। कितने कैरेक्टर्स चेंज हुए, 3 कैरेक्टर्स चेंज हुए। तो इसीलिए हम लोग नम टू चेंज -1 करें, क्योंकि हमें पता है कि पहले इनिशियली एन की वैल्यू 0 है। तो पहला कैरेक्टर इटसेल्फ भी तो चेंज होगा ना।
इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, हमने लुकअप को चेंज कर दिया। उसके बाद हमने एन को इंक्रीमेंट करना है। बल्कि एन को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे तो फॉर लूप है। फॉर लूप से ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट भी कर देगा। अगर आप वाइल लूप लगाते या रिपीट लूप लगाते, फिर आपको एन को इंक्रीमेंट भी करना पड़ता। उसके बाद हम लोग एक आउटपुट कर देते हैं। कैरेक्टर्स चेंज सक्सेसफुली। कैरेक्टर्स चेंज, दैट्स इट। बस इंडेक्सेस वगैरह का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बेहतरीन तरीका यही है कि बेशक आप लोग स्टार्ट पे या आखिरी किसी पेज पे, किसी ब्लैंक पेज पे एक छोटी सी एरे ड्रॉ करो और देख लो कि अगर आपका लूप यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितनी वो होनी चाहिए। अगर आप लेट से, ज़्यादातर लोगों ने ये गलती की होगी कि जीरो से नम टू चेंज तक चलाया होगा लूप को। नम टू चेंज तक चलाओगे तो क्या होगा, अगर आपने 3 चेंज करने हैं तो 4 चेंज हो जाएंगे, 4 चेंज करने हैं तो 5 चेंज। क्यों? क्योंकि एन जीरो से स्टार्ट हो। और अगर कोई पूछे कि एन वन से स्टार्ट, तो एन वन से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर आप इनको वन से स्टार्ट करोगे ना, कि वन से नम टू चेंज तक, फिर आपको यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी स्टार्टिंग पोजीशन को भी चेंज करना है। आई होप क्लियर है ये क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रॉब्लम इनटू मॉड्यूल्स। गिव 2 रीजंस व्हाई दिस इज डन। तो मॉड्यूलर अप्रोच हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक तो ये होती है इजी टू मैनेज। कोड कैन बी रीयूज्ड। ये समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वही P2 थ्योरीज है, या आप लोग नोट्स पढ़ोगे तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ें आती होंगी। अच्छा, उसके बाद a team needs to write a program to implement an online shopping system. ठीक है। Customers will access the program via website. Customers can search for items before adding them to the virtual shopping basket. ठीक है। When they have finished shopping, they pay for the items. ठीक है। The program provides the output for the dispatch of items. ठीक है। उसके की फीचर्स हैं कि कस्टमर आइटम्स ऐड कर सकता है। पेमेंट में बी डन बाय कार्ड या बाय एडिंग टू अ कस्टमर अकाउंट। ठीक है। पेमेंट के आपके पास 3 मोड्स हैं। या चलो क्रेडिट और डेबिट कार्ड को एक ही मोड लेते हैं। एक मोड है कस्टमर अकाउंट, एक है आपका डेबिट कार्ड। द शॉप में डिस्पैच द आइटम्स इन वन और मोर पैकेजेस। ठीक है। उसके बाद आपको उसका स्ट्रक्चर चार्ट गिवन है। ड्रॉ ऑन द चार्ट द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट द की फीचर्स लिस्टेड इन पार्ट बी। पार्ट बी कहाँ है? ठीक है। अब आपने ड्रॉ करना है अपने स्ट्रक्चर चार्ट में वो फीचर्स जिनसे आपको ये वाले फीचर्स इंप्लीमेंट हो सकें। सबसे पहले देख लेते हैं, पेमेंट में बी डन इधर बाय क्रेडिट कार्ड या बाय दिस। तो मतलब कि आपके पास अब यहाँ पे ऑप्शन आ गए, चॉइस आ गई। जब चॉइस आती है पेमेंट वाले उस पे, तो हम लोग ऐड कर देते हैं डायमंड। तो यहाँ पे आप लोग डायमंड ले आओ। अच्छा, उसके बाद कस्टमर कैन ऐड मैनी आइटम्स टू द शॉपिंग बास्केट। मैनी आइटम्स हैं तो यहाँ पे एक तरह से रेपिटेशन आ रही है। REPE स्पेलिंग, रेपिटेशन आ रही है। उसके अलावा द शॉप में डिस्पैच द आइटम्स इन वन और मोर पैकेजेस, यहाँ भी एक तरह से रेपिटेशन आ रही है। इन दोनों में रेपिटेशन आ रही है, तो हम रेपिटेशन को कैसे दिखाते हैं? एरो लगा लो। क्योंकि आपने डिस्पैच लिस्ट प्रिंट करनी है, एड्रेस लेबल। अब एड्रेस लेबल अगर आपके पास 2 पैकेजेस हैं तो आपने ट्वाइस करना है।
ट्वाइस करने के लिए आपको लूप लगाना पड़ेगा। लूप हम लगा सिग्निफाई करते हैं इससे। इसी तरह सेलेक्ट आइटम आपने सर्च करना है, ऐड टू बास्केट करना है। अब ऐड टू बास्केट अगर बार बार करना है तो कैसे होता है? लूप से। अच्छा, आगे आ जाओ। सेक्शन ऑफ द चार्ट इन पार्ट B1 इज शोन बिलो। ठीक है, अब आपको सिर्फ चेकआउट वाला सेक्शन बताया। इट इज टू शो द पैरामीटर्स पास बिटवीन। ठीक है, ठीक है। द चेकआउट एंड कार्ड पेमेंट मॉड्यूल्स। कार्ड पेमेंट और चेकआउट के दरमियान में आपके पास दो पैरामीटर्स। चेकआउट कार्ड पेमेंट को दे रहा है और उसकी बेसिस पे एक बुलियन पैरामीटर वापस जा रहा है। अच्छा, नेम द थ्री डेटा आइटम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द एरोस। अच्छा, आपने तीन डेटा आइटम्स बताने हैं। सबसे पहले हम लोग बता देते हैं सी। सी आपके पास एक बुलियन है तो ऑब्वियसली ये एक कंफर्मेशन होगी कि आपकी पेमेंट हुई है या नहीं हुई, सक्सेसफुल थी या नहीं थी। कंफर्मेशन। उसके बाद अब ऐसी क्या वैल्यूज हो सकती हैं जो कि आपके कार्ड पेमेंट के मॉड्यूल के पास जानी चाहिए। लेट्स से चेकआउट के मॉड्यूल ने कस्टमर से इनपुट्स लिए। इनपुट क्या क्या ले सकते हैं? हम उससे कार्ड नंबर इनपुट ले सकते हैं और उसकी कार्ड की लेट से पूरी डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स। उसके बाद चेकआउट और क्या चीज़ है कार्ड पेमेंट को देगा? वो ये भी बताएगा कि आपने कितने पैसे, पैसा कितना काटना है। तो अमाउंट। तो ये दो पैरामीटर्स हो सकते हैं, कार्ड डिटेल्स। उसके बाद अमाउंट। ठीक है। क्वेश्चन 5। अच्छा, सीडी कलेक्शन वाला सवाल इतनी बार कर चुका हूँ, इतनी बार कर चुका हूँ, जबानी आती शायद ये। अच्छा, टोनी हैज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ जैज सीडीज दैट आर स्टोर्ड इन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है। शी वांट्स टू। टोनी लड़के का नाम नहीं होता, चलो। शी वांट्स टू नो जजमेंट्स। शी वांट्स टू रिकॉर्ड वेयर द सीडीज आर स्टोर्ड। शी डिसाइड्स टू राइट अ प्रोग्राम टू डू दिस। ठीक है। द प्रोग्राम मस्ट स्टोर द डेटा इन अ फाइल माई म्यूजिक। वाई इज अ फाइल नीडेड? फाइल क्यों ज़रूरत है हमें? क्योंकि आपने डेटा स्टोर करके पूरा दिन अपना कंप्यूटर ऑन तो थोड़ी रखना है ना। आपको वो डेटा परमानेंटली स्टोर चाहिए अपनी स्टोरेज के अंदर। तो यही बात लिख लो। सो द डेटा इज परमानेंटली स्टोर। अगर आप एरे में या इस तरह किसी चीज़ में वो सेव करते हो तो उससे क्या नुकसान होता है? चलो इस तरह समझ लो कि आप लोग एक गेम स्टार्ट करते हो, लेट से आप लोग फोर्टनाइट खेलना शुरू करते हो। आप लोग एक ही दिन में पहुंच जाते हो लेवल 5 पे। अब अगर वो फाइल्स यूज़ करने के बजाय एरेज और इस तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ कर रहे हो फोर्टनाइट वाले, क्या होगा? आपने गेम क्लोज की, गेम क्लोज करके वापस ओपन करोगे, अब वापस लेवल 1 पे होगी। फाइल्स क्या करती हैं? फाइल आपका ये लेवल 5 का डेटा कि अब आपके कितना स्कोर है, आपके कितने पॉइंट्स, कॉइन्स, वट जो जो कुछ भी है, वो सारा डेटा एक फाइल के अंदर स्टोर हो जाता है। ताकि आप अब अपनी गेम को बंद भी कर दो, क्योंकि गेम जब बंद करते हो ना तो आपका सारा डेटा जो इन दैट प्रोग्राम चल रहा होता है, जो आपकी रैम में होता है, जो एरे है हमारी एरे, वेरिएबल्स, ये सारी चीज़ें आपकी रैम के अंदर स्टोर होती हैं। और ये तब तक ही चल रही होती हैं जब तक आपका प्रोग्राम ऑन होता है। जैसे ही आपका प्रोग्राम ऑफ होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रैम से ये सारी चीज़ें डिलीट कर देता है। अगर ये चीज़ें यहाँ से डिलीट होगी और आपने इसे फाइल में नहीं स्टोर किया हुआ, क्या होगा? आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म। तो अपनी प्रोग्रेस को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेटा को फाइल में स्टोर। अच्छा, ठीक है। माई म्यूजिक इज अ टेक्स्ट फाइल with the data for each CD as one line of text। आपके पास एक लाइन में एक सीडी का डेटा है। डेटा फॉर a typical CDR
उसका टाइटल, उसका आर्टिस्ट, उसकी लोकेशन। 3 तरह का डेटा है आपके पास सीडी के अंदर। तो यहाँ पे हमें एक बात क्लियर है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह से स्ट्रिंग मैनिपुलेशन यूज होगी। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन और फाइल हैंडलिंग। अच्छा, द लाइन विल बी फाउंड बाय कंकैटिनेटिंग द 3 डेटा आइटम्स। अब लाइन कैसे बन रही है? एक लाइन में आपके पास एक पूरी सीडी का डेटा है। कैसे है? सबसे पहले उसका टाइटल है, टाइटल के बाद आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के बाद उसकी लोकेशन। और इसी तरह आपकी फाइल में ढेर सारी इसी तरह लाइंस बनी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले टाइटल, फिर आर्टिस्ट, फिर लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल अबव द लाइन स्टोर्ड विल बी। इस एग्जाम्पल की बेसिस पे आपको ये लाइन बताई हुई है कि काइंड ऑफ ग्रीन, उसके बाद उसके आर्टिस्ट का नाम, और उसके बाद उसकी लोकेशन। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसमें एक प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम ये अभी पढ़ते हुए ही मुझे समझ आ रही थी कि देखो, काइंड ऑफ ग्रीन के बाद ना कोई स्पेस है ना कुछ और है, डायरेक्ट उसके आर्टिस्ट का नाम स्टार्ट हो गया। आर्टिस्ट का नाम खत्म हो तो डायरेक्ट उसकी लोकेशन स्टार्ट होगी। अभी तो हमें ये बात समझ आ रही है क्योंकि हमें अलग से गिवन है डेटा। लेट्स से अगर हमें ये डेटा ना गिवन होता तो हमें कैसे समझ आती कि कहाँ से उसका टाइटल खत्म हो रहा है और कहाँ से उसके आर्टिस्ट का नाम शुरू हो रहा है, कहाँ से उसके आर्टिस्ट का नाम खत्म हो रहा है और कहाँ से उसकी लोकेशन स्टार्ट हो रही है। तो हम लोग यही बात एक्सप्लेन कर दो। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम दैट माइट अगर। प्रॉब्लम यह है कि while retrieving data, not possible to differentiate while retrieving data। अच्छा, उसके बाद डिस्क्राइब अ पॉसिबल सोल्यूशन। पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है? हम लोग एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम इनमें कोई एक सेपरेटर डिसाइड कर लें और वो लगा दें। तो सेपरेटर कॉमा भी हो सकता है। स्पेस इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि स्पेस यहीं यहाँ पे भी आ रही है। कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी सेपरेटर हम लगा दें ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से नाम खत्म हो रहा है और यहाँ से आर्टिस्ट का नाम स्टार्ट हो रहा है। सेकंड सोल्यूशन क्या हो सकता है? एक और सोल्यूशन भी है। वो ये है कि आप लोग इन तीनों के लिए, टाइटल, आर्टिस्ट और लोकेशन, इनके लिए आप इनकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है ना वो आप कांस्टेंट रख लो। लेट्स से टाइटल की मैं लोकेशन रख देता हूँ 20 कैरेक्टर्स। मुझे पता होगा जो भी हो जाए पहले 20 कैरेक्टर्स में टाइटल ही है। अगर एक्स्ट्रा बच जाते हैं, लेट्स से काइंड ऑफ ग्रीन से आगे हमारे पास जितने भी हैं उनमें हम स्पेसेस रख सकते हैं या कुछ भी। तो दो पॉसिबल सोल्यूशन हैं। अच्छा, वी कैन यूज अ सेपरेटर लाइक कॉमा और फुल स्टॉप टू डिफरेंशिएट। ये तो हमने बता दिया। साथ ये भी बताना है कि वो कैरेक्टर पूरी स्ट्रिंग में कहीं और अकर ना कर रहा हो ताकि मसला ना हो। लेट्स से डैश, हम डैश भी नहीं यूज़ कर सकते, हम स्पेस भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी स्पेस भी है। द सेपरेटर शुड नॉट अकर एनीवेयर एल्स। ठीक है, आगे आ जाओ। अच्छा, टोनी मस्ट इनपुट द डेटा फॉर द इनटू द फाइल फॉर ऑल ऑफ हर सीडीज। ठीक है, अब एक प्रोसीजर है इनपुट डेटा जो कि आपने प्रोबेबली लिखना होगा। टोनी डिजाइन अ प्रोसीजर एंड चूजेस द फॉलोइंग आइडेंटिफायर्स। आपके पास 3 आइडेंटिफायर्स गिवन है: सीडी टाइटल, सीडी आर्टिस्ट, सीडी लोकेशन। अच्छा,
द प्रोसीजर रिपीटेडली परफॉर्म्स द फॉलोइंग स्टेप्स। रिपीटेडली है तो मतलब कि जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये बात याद रखना कि ये एक लूप के अंदर होंगे। अब उस लूप की कंडीशन हम लोग देख लेंगे कि क्या कंडीशन है, वो हमें तरीके की गिवन होगी, लेकिन रिपीटेडली का मतलब है कि ये सारा काम लूप में करना है। अच्छा, इनपुट अ सीरी टाइटल, rogue value of hash is used to end the input। पहली लाइन में आपके पास लूप की एग्जिटिंग कंडीशन आ गई। अगर हम हैश हैश इनपुट करें तो इसका मतलब है कि अब हमें और इनपुट्स नहीं लेने, तो हमारे लूप की एग्जिटिंग कंडीशन क्या होगी कि इनपुट के अंदर दो हैश तो नहीं पड़े, जैसे ही दो हैश पड़े एग्जिट कर लो। अच्छा, उसके बाद इनपुट द आर्टिस्ट, इनपुट द लोकेशन, क्रिएट द टेक्स्ट लाइन क्रिएट की, उसके बाद उसे आपने राइट कर दिया। व्हेन द रोग वैल्यू इज इनकाउंटर्ड द फाइल इज क्लोज। रोग वैल्यू इनकाउंटर हुई तो लूप को आपने एग्जिट किया, फाइल को क्लोज किया और प्रोसीजर को खत्म कर दिया। अच्छा, उसके बाद प्रोग्राम कोड आपने लिखना है प्रोसीजर इनपुट डेटा के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम प्रोसीजर का हेडर बनाएंगे। प्रोसीजर इनपुट डेटा। अब इनपुट डेटा के पैरामीटर्स, पैरामीटर्स कोई है इसके पैरामीटर्स? टोनी मस्ट इनपुट द डेटा इज नीडेड टू डू दिस। ठीक है, कोई भी पैरामीटर नहीं है इसका। पैरामीटर होता तो आपको क्लियरली उसने बताया होता है कि ये पैरामीटर है, और रिटर्न तो वो वैसे भी कुछ नहीं करता। उसके बाद हमने डिक्लेयर कर लेनी है ये तीनों चीज़ें। तो एक दो लाइन डिक्लेरेशन भी छोड़ देते हैं। उसके बाद हम लोग फाइल को, सबसे पहले हमें फाइल को ओपन करना है क्योंकि हमने टेक्स्ट फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें। तो हम करेंगे ओपन फाइल। फाइल का नाम था माई म्यूजिक डॉट टी एक्स टी। फाइल किस मोड में ओपन होगी देख लेते हैं, यहाँ पे हमें कोई उसके लिए गिवन हो। अच्छा ठीक है, मस्ट इनपुट द डेटा, इनपुट द लोकेशन, क्रिएट द टेक्स्ट लाइन, राइट द टेक्स्ट लाइन। तो हम लोग राइट यूज़ करेंगे। और राइट, उसने अपेंड नहीं बोला था, उसने राइट बोला, इसीलिए हम लोग राइट ही यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक प्रॉम्प्ट बनाना है और इनपुट लेना है सीडी का टाइटल। यहाँ पे अब दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले इनपुट लो, उसके बाद एक वाइल का लूप लगा लो। दूसरा तरीका ये है कि आप रिपीट का लूप लगा के उसके अंदर ही इनपुट लो। दोनों तरीके वैलिड। तो हम सबसे पहले एक इनपुट ले लेते हैं। एंटर सीडी टाइटल। सबसे पहले टाइटल लेना है, उसके बाद क्या लेना है? कॉमन सीडी टाइटल। बल्कि एक काम करो, ज़्यादा फिजिबल यही होगा कि हम इस पर रिपीट का लूप लगा लें। वो मैं समझा दूंगा क्यों। रिपीट। ये समझना आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगा, वाइल लूप लगाऊंगा तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, हमने रिपीट किया इनपुट सीडी टाइटल, क्योंकि देखो हमारी एग्जिटिंग कंडीशन क्या है। एग्जिटिंग कंडीशन ये है लूप्स एग्जिट करने की कि सीडी टाइटल की वैल्यू डबल हैश हो जाए। तो डबल हैश करने के लिए हमें एटलीस्ट एक बार तो इनपुट लेना पड़ेगा ना। एक बार इनपुट लोगे उसके बाद उस पर आइटरेट करते रहोगे जब तक ये नहीं हो जाता। और जैसे ही ये होगा तो हमने क्या करना है, अपने लूप को एग्जिट। बल्कि इसमें फिर एक और मसला आ सकता है। वो मसला ये है कि अगर आप लोग हैश की वैल्यू लेते हो और उसके बाद फिर भी रिपीट का लूप एटलीस्ट एक आइटरेशन चलाएगा, तो वो भी मसला है। तो एक काम करते हैं, इसको एंड वाइल पे रखते हैं। वाइल और एंड वाइल पे। आपने सीडी टाइटल इनपुट ले लिया। सॉरी, थोड़ा सा एक मुझे एक इंट्रूसिव थॉट आया था,
लेकिन यस इट डज नॉट वर्क। अच्छा, इनपुट लेने के बाद अब हम लोग अपना वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। वाइल सीरी टाइटल इज नॉट इक्वल टू डबल हैश, क्योंकि उसने आपको बोला हुआ है कि ये लूप तब तक चलना चाहिए जब तक सीडी की जो वैल्यू है सीडी टाइटल की वो डबल हैश में रहती। जैसे ही डबल हैश होगी हमने क्या करना है, अपने लूप को एग्जिट करना है। तो इसी वजह से हम लोग रिपीट ही लगा रहे हैं, क्योंकि जैसी ही वैल्यू डबल हैश होती है उसी टाइम एग्जिट करना है। उसके बाद ये नहीं करना कि एक इटरेशन चलानी है। रिपीट में ये मसला आ रहा था, सीडी टाइटल अगर हम डबल हैश इनपुट करते भी है ना, उसके बाद भी फिर एक एक वैल्यू वैल्यू कह रहा हूँ, एक आइट्रेशन चलेगी, फिर वो जाके एग्जिट करेगा। अब उसको टैकल करने का एक तरीका था, लेकिन वो फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता, तो हम वाइल लूप से कर देते। मैं बता दूंगा वो तरीका भी अगर आप लोगों को वो ठीक लगे। इनपुट, हमने क्या क्या इनपुट लेना है, आर्टिस्ट और लोकेशन, और उसकी बेसिस पे हमने टेक्स्ट लाइन बनानी है। इंटर आर्टिस्ट, सीडी आर्टिस्ट, और इनपुट इंटर लोकेशन, कॉमा सीडी लोकेशन। सीडी आर्टिस्ट और सीडी लोकेशन ले ली। अब हमने क्या करना है, हमने एक लाइन तैयार करनी है। वो कैसे तैयार करनी है, इन तीनों चीज़ों को कंकैटिनेट करके। तो हम कह देते हैं लाइन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मेट था, फॉर्मेट था हमारे पास सबसे पहले टाइटल, फिर आर्टिस्ट, फिर लोकेशन। इसके बाद अब हमें इसे कंकैटिनेट करना है, इसमें एक सेपरेटर। तो हम सेपरेटर रख देते हैं कॉमा, एंड सी डी आर्टिस्ट एंड कॉमा एंड सी डी लोकेशन। अच्छा, लाइन को अब हमने राइट कर देना है फाइल के अंदर। तो राइट फाइल, फाइल का नाम माई म्यूजिक डॉट टी एक्स टी, कॉमा लाइन। आपने लाइन ले ली। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सीडी टाइटल दोबारा से इनपुट लेंगे। क्यों इनपुट लेंगे, क्योंकि पहला इनपुट हमने लिया था वो आउटसाइड लूप था। अब लूप के अंदर भी तो बार बार इनपुट लेना है ना। तो हम करेंगे, दूसरा रीजन भी बताता हूँ ये हम लोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। एंटर टाइटल, कॉमा सीडी टाइटल, और इसी के बाद हम लोग कर लेंगे एंड वाइल। एंड वाइल के बाद क्लोज फाइल और एंड प्रोसीजर। और एंड प्रोसीजर। हम लोग अब सीडी टाइटल एंड में इसलिए इनपुट ले रहे हैं क्योंकि लेट से अब यहाँ पे इनपुट आ जाता है सेकंड टाइम पे डबल हैश। जैसे ही डबल हैश आएगा, एंड वाइल टॉप पे जाएगा, वो देखिएगा कि सीडी टाइटल की वैल्यू अब क्या है, डबल हैश है। तो ये कंडीशन पूरी की पूरी ट्रू हो जाएगी, सॉरी फॉल्स हो जाएगी। ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी तो हमारा लूप एग्जिट कर जाएगा। अगर उसकी बजाय, डबल हैश के बजाय कोई सीडी का लेजिट टाइटल है, तो वो ऑब्वियसली डबल हैश की इक्वल तो नहीं है।
जब वो डबल हैश के इक्वल नहीं है तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या है, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू है। जब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो वो क्या करेगा उसके बाद, सीडी टाइटल तो उसने इनपुट ले लिया, उसके बाद वो आपसे आर्टिस्ट भी इनपुट लेगा, उसके बाद वो आपसे लोकेशन भी इनपुट लेगा। अब इसको रिपीट इंटिल में भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ऑलमोस्ट पूरा सेम है, बस एक दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं। रफ सा बता देता हूँ, ट्राई कर लेना आप लोग खुद। सबसे पहले हम लोग ऑब्वियसली फाइल को ओपन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिपीट लगा देंगे। इसमें हमें दो बार इनपुट लेने की जरूरत नहीं है, दो बार सीडी टाइटल को इनपुट लेने की। रिपीट लगा के उसके अंदर ये पूरी की पूरी लाइन लिख देंगे। कॉपी कर ले। कॉपी नहीं कर रहा उसे, चलो लिख लेते हैं भाई। रफ सा लिख लेता हूँ। हम लोग इनपुट लेंगे टाइटल, फिर उसके बाद हम यहाँ पे एक इफ लगा देते हैं। इफ टाइटल इज नॉट इक्वल टू डबल हैश। अगर डबल हैश के इक्वल नहीं है तो फिर आप इनपुट लो आर्टिस्ट, इनपुट लो लोकेशन, उसके बाद आप लाइन जनरेट करो, लाइन जनरेट करने के बाद उसे राइट करो, राइट करने के बाद एंड इफ, और यहाँ पे आप लगा दो until टाइटल इज इक्वल टू डबल हैश। बस दो इनपुट लेने की जगह आपको एक इफ लगाना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, हम लोग रिपीट करेंगे, रिपीट के बाद हम लोग टाइटल का इनपुट लेंगे। टाइटल का इनपुट लेट से डबल हैश आ गया। डबल हैश आ गया तो वो क्या करेगा, इफ टाइटल इज नॉट इक्वल टू डबल हैश, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इफ के अंदर जाएगा ही नहीं। वो कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट एंड इफ से अगली लाइन पे जाएगा। एंड इफ से अगली लाइन पे क्या है, अंटिल टाइटल इज इक्वल टू डबल हैश। ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्लोज फाइल कर देगा, एग्जिट कर देगा। अगर ऐसा नहीं होता, अगर लेट से हम कोई लेजिट टाइटल उसे देते हैं, अगर कोई प्रॉपर टाइटल देते हैं तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, क्योंकि टाइटल इज नॉट इक्वल टू डबल हैश। तो वो क्या करेगा, आर्टिस्ट इनपुट लेगा, लोकेशन इनपुट लेगा, उसकी लाइन बनाएगा, उसको राइट करेगा, फिर देखेगा कि टाइटल अभी तक डबल हैश नहीं बना, वापस टॉप पे जाएगा, फिर से इनपुट लेगा, फिर से चेक करेगा, और ये सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो यही काम आप अगर रिपीट इंटिल से करना चाहो तो दो इनपुट्स लेने के बजाय आप लोगों को बस एक कंडीशन लगानी है। दोनों तरीके ठीक है। अच्छा, a string handling function has been developed. The pseudocode for this function is shown below. For the built-in function list, ठीक है, अपेंडिक्स में आपके पास built-in functions है, pseudocode है, और इसी का आपने बनाना है trace table। अच्छा, complete the trace table by performing a diagram, ठीक है। और ये कॉल हो रहा है retrace rag ssm। दो पैरामीटर्स हैं, पहला है retrace, दूसरा rag। तो हम लोग डायरेक्ट उसे सॉल्व करते हैं, हमें खुद समझ आ जाएगी क्या हो रहा है। स्ट्रिंग वन की वैल्यू है retrace, इसे हम लिख लेते हैं s1, और ये है s2 जिसकी वैल्यू है rag। तो स्टार्ट करते हैं, n की वैल्यू 0, f की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद रिपीट n इज इक्वल टू n+1। सबसे पहले n की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, उसके बाद x इज इक्वल टू n, x में भी 1 चला जाएगा, y इज इक्वल टू 1, y में भी 1 चला जाएगा। उसके बाद while मिड स्ट्रिंग 1 कॉमा x कॉमा 1। तो वो क्या कह रहा है, स्ट्रिंग 1, फिर उसमें x की वैल्यू जो कि अभी है फिलहाल 1 है, तो स्ट्रिंग 1 की पहली वैल्यू इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 की y का 1, और y भी अभी 1 ही है, तो स्ट्रिंग 1 x1 का मिड, इसे हम कैलकुलेट करें, तो आर आ जाएगा हमारे पास। 1 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 4, 4 + 1 = 6, 6 + 1 = 12, 12 + 1 = 16, 16 + 1 = 24, 24 + 1 = 26, 26 + 1 = 28, 28 + 1 = 29, 29 + 1 = 30, 30 + 1 = 41, 41 + 1 = 42, 42 + 1 = 43, 43 + 1 = 44, 44 + 1 = 45, 45 + 1 = 46, 46 + 1 = 47, 47 + 1 = 48, 48 + 1 = 49, 49 + 1 = 50, 50 + 1 = 51, 51 + 1 = 52, 52 + 1 = 53, 53 + 1 = 54, 54 + 1 = 55, 55 + 1 = 56, 56 + 1 = 57, 57
और स्ट्रिंग टू, वाई की वैल्यू क्या है 1, तो मिड स्ट्रिंग टू स्टार्टिंग इंडेक्स 1 लेंथ 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास आर। तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे। लूप के अंदर क्या कह रहा है, इफ वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू क्या है 3, वाई की वैल्यू क्या है 1, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमने एक्स को भी इंक्रीमेंट करना है, वाई को भी इंक्रीमेंट करना है, तो एक्स भी 2 वाई भी 2। उसके बाद एंड इफ, एंड वाइल के बाद वापस आएगा टॉप पे और कंडीशन चेक करेगा। अब एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज हैं 2, तो ये बेसिकली वही स्ट्रिंग आइसोलेशन हो रही है, बारी बारी वो एक एक कैरेक्टर को उठा रहा है स्ट्रिंग में से। तो अब वो चेक कर रहा है दूसरा कैरेक्टर इन दोनों का कि वो आपस में इक्वल है या नहीं। दूसरा कैरेक्टर इसका ई है, तो यहाँ पे ई लिख लेते हैं, और स्ट्रिंग टू का दूसरा कैरेक्टर है ए, सो दे आर नॉट इक्वल। एंड सिंस दे आर नॉट इक्वल तो आपका लूप एंटर ही नहीं होगा। अब हम लोग चले जाएंगे नीचे वाले लूप पे। नीचे वाला लूप क्या कह रहा है, until n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1। अब n की क्या वैल्यू है, n की वैल्यू है 1, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 1 क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स, और f इज नॉट इक्वल टू 0, f 0 है तो ये कंडीशन भी फॉल्स। जब दोनों कंडीशंस फॉल्स हैं तो वापस चले जाओ यहाँ पे, n इज इक्वल टू n प्लस वन, n को इंक्रीमेंट किया 2 कर दिया। उसके बाद x इज इक्वल टू n, x को भी 2 कर दिया, और y को हमने वापस कर दिया 1। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, while mid string 1 x कॉमा 1, तो अब x की वैल्यू क्या है 2, तो हम स्ट्रिंग 1 का सेकंड कैरेक्टर यहाँ पे रखेंगे, और y की वैल्यू है 1 तो स्ट्रिंग 2 का फर्स्ट कैरेक्टर r। ये इक्वल नहीं है तो नीचे आ जाओ, वाइल में एंटर ही नहीं होगा वो, वाइल में एंटर ही नहीं होगा। एन लेंथ स्ट्रिंग 1 की इक्वल भी नहीं है, f अभी तक 0 है। वापस टॉप पे आ जाओ, n को इंक्रीमेंट करो, x को n की इक्वल करो, y को 1 करो। n को इंक्रीमेंट किया, x को n की इक्वल किया, y को 1 किया। अब फिर से इन दोनों के थर्ड, स्ट्रिंग 1 का थर्ड और स्ट्रिंग 2 का फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर होंगे। थर्ड है t और इसका फर्स्ट है r, फिर से ये कंपेयर होंगे, फिर से इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आओ, ये दोनों कंडीशन अभी भी फॉल्स हैं। टॉप पे जाओ, n को इंक्रीमेंट करो, x को n के इक्वल करो, y को 1 करो। अब इसका फोर्थ और r कंपेयर होंगे, तो यहाँ पे r, अब ये दोनों सेम हो गए, तो लूप को एंटर कर दो। लूप एंटर हुआ। अब इफ y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2, ये तो फॉल्स है, तो x को भी इंक्रीमेंट करो, y को भी इंक्रीमेंट करो, 5 2, इंक्रीमेंट किया, एंड वाइल पे आया, वापस टॉप पे गया। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो फिफ्थ कैरेक्टर और सेकंड कैरेक्टर कंपेयर करना है। फिफ्थ कैरेक्टर ए है, इसका भी सेकंड कैरेक्टर ए है, तो यहाँ पे भी ए लिख लेंगे, यहाँ पे भी ए लिख लेंगे। ये दोनों फिर से सेम है, तो लूप फिर से एंटर होगा। लूप एंटर हुआ, y इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 नहीं, y की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, तो फिर से x और y इंक्रीमेंट होंगे, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। उसके बाद एंड वाइल वापस टॉप पे गए। अब सिक्स्थ कैरेक्टर और थर्ड कैरेक्टर को कंपेयर करना है, तो ये c, दोनों c हैं, दोनों फिर से इक्वल हुए, फिर से एंटर किया। अब y की वैल्यू क्या है 3, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 क्या था 3, ये दोनों 3 हो चुके हैं। तो अब क्या होगा, f इज इक्वल टू n, f के अंदर चली जाएगी वैल्यू n की 4, f इज इक्वल टू n, एंड वाइल, एंड वाइल के बाद वापस टॉप पे जाएंगे, तो अब वो कंपेयर करेगा। हम्म, ठीक है ठीक है ठीक है। 6 स्कोर, 6 स्कोर थर्ड को कंपेयर करेगा,
लेकिन फिलहाल हमारे पास जगह खत्म हो गई है, तो ठीक है। बस आई थिंक ये ट्रेसेबल इतना ही बनाना है, क्योंकि इससे आगे आपके पास जगह है नहीं। अच्छा, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एसएसएम। एसएसएम अब कर क्या रहा है आपके पास? अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बार बार आगे जाते जा रहे थे। कब तक आगे गए हैं? जब तक ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग इसके अंदर हमें मिलना जाए। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, एक सब स्ट्रिंग ढूंढ रहे थे। हम लोग ये चीज़ कंफर्म कर रहे थे कि ये वाला जो स्ट्रिंग है ये इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। और उसके बाद आप लोग कर रहे थे रिटर्न एफ। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि इस लूप को एग्जिट करने की इन्होंने क्यों कंडीशन नहीं कोई प्रॉपर नहीं डाली हुई, क्योंकि एल्स तो यहाँ पे चल नहीं रहा। वाई की ये कंडीशन है जिसकी वजह से एफ एन हो जाता है, एल्स आपका चलता नहीं है। लेकिन टेक्निकली होना ये चाहिए कि उसके बाद आपका वाइल लूप एंड होगा। वाइल लूप एंड होने के बाद अब एफ की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो एफ रिटर्न हो जाएगा। और एफ रिटर्न क्या कर रहा है आपके पास, फोर रिटर्न कर रहा है। तो फोर रिटर्न करने का मसला क्या मतलब क्या है? फोर रिटर्न करने का मतलब है कि वो बता रहा है कि यहाँ ये जो ये सब स्ट्रिंग है ना, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, फोर्थ इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ एसएसएम। searches for a substring inside a string and returns the starting point if the substring is found। ऐसे लिख लो। अगर आपको सबस्ट्रिंग मिल जाता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट आपके पास रिटर्न हो जाता है। अच्छा, one of the possible return values of SSM has a special meaning। state the value and the meaning। अच्छा, यही बात हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर ली है। वैल्यू क्या होगी और उसका मतलब क्या है? लेट्स से ये जो आर ए सी है, आर ए सी की जगह पे यहाँ पे मैं कहूँ ए बी सी। मैं ए बी सी सर्च करता हूँ इसके अंदर। क्या होगा? ये सारे लूप्स चलते रहेंगे, जो भी होगा। एक चीज नहीं होगी, वो ये कि एफ की वैल्यू कभी भी एन, ये वाली स्टेटमेंट कभी चलेगी नहीं। तो एफ को कभी भी एन असाइन नहीं होगा। एफ की वैल्यू जीरो ही रहेगी और जीरो ही रिटर्न होगा। जीरो रिटर्न होने का क्या मतलब है कि आपको स्ट्रिंग नहीं मिला। तो हम लोग ये कह देते हैं वैल्यू जीरो, इसका मतलब है सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। अच्छा, there is a problem with the logic of the pseudocode, this could generate a runtime error। describe the problem। ठीक है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है? एक तो यहाँ पे एंड इन्फिनिट लूप चल रहा है। आई थिंक ये उसी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था। अच्छा, एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। पहली प्रॉब्लम इसमें यह है कि लेट से आपको स्ट्रिंग तो मिल गया। स्ट्रिंग मिलने के बाद आप क्या कर रहे हो? एफ को एन से असाइन कर दिया आपने। ठीक है, क्लियर। लेकिन आपने एक काम नहीं किया, आपने एक्स और वाई को इंक्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि वो तो एल्स के अंदर पड़े हुए हैं ना। आपने तो सिर्फ एफ को असाइन कर दिया, इंक्रीमेंट ये हुआ नहीं। ये हमारे केस में क्या हुआ था?
आर ए सी हमें यहाँ तो मिल गया, लेकिन उसके बाद स्ट्रिंग वन नॉट फाउंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आर ए सी आपको यहाँ पे मिल गया। आपने क्या कर दिया, वाई इज इक्वल टू, ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई। आपने एफ को एन असाइन कर दिया। उसके बाद एंड इफ पे आ गए। एंड इफ के बाद आप एंड वाइल पे आए, लेकिन आपकी एक्स की और वाई की वैल्यूज सेम है। एक्स की और वाई की वैल्यूज अभी भी आपकी 6 और 3 हैं। तो अब जब आप एंड वाइल पे आओगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये हो रहा है कि एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 3। फिर से ये एंटर करेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, इन दोनों पे सी पड़ा हुआ है। उसकी वजह से क्या होगा, इफ वाई इज इक्वल टू लेंथ, ये कंडीशन भी ट्रू। फिर से यही काम करेगा, फिर से इनको इंक्रीमेंट नहीं कर रहा, फिर से ये लूप चलेगा। तो बेसिकली इनकी वैल्यूज चेंज ना होने की वजह से ना, एक्स और वाई की वैल्यूज, आपका ये लूप इन्फिनिटी चलता रहता है। उसके अलावा एक और मसला ये है कि अगर आपका इन दोनों में से कोई एक स्ट्रिंग भी एम्प्टी हो जाए, अगर वो एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ और आपने उस पर मिड लगाया, तो ये भी एक एरर, ये भी एक रन टाइम एरर देता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं, हम लोग लिख लेते हैं। आफ्टर स्ट्रिंग टू is found in string 1, an infinite loop occurs. अच्छा, पेपर खत्म। तो खैर ये वाला वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इसमें मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि मैंने खुद ही पेपर पहली बार देखा। एनीवेज, आई होप आप लोगों को अब यहाँ पे कोई मसला नहीं है। कोई भी मसला है तो आप लोग बेशक मुझसे पूछ सकते हो। एंड आज के लिए बस इतना ही। तो ठीक है, अब आगे मैं 2016 का पेपर 23 कराऊंगा, क्योंकि 21 22 सेम थे। तो एनीवेज, तब तक अल्लाह हाफिज़।